हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 11 विशेष इम्पॉर्टेंट समीकरण लिया गया है। यह इम्पॉर्टेंट समीकरण कक्षा 11 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये 12 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कक्षा 11 में आप ये पांचों समीकरण को याद कर ले जाते हैं तो कक्षा 12 में भी 5 समीकरण ये इम्पॉर्टेंट के रूप में रहेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट समीकरण आप लोग 11-12 के साथ साथ अगर CPMT, नीट या IIT की तैयारी करते हैं तो भी ये समीकरण मैकेनिज्म के रूप में पूछा जाता है। आप लोगों के आसानी के लिए हमने बोर्ड पर पहले समीकरण लिख रखा है। इन समीकरणों का आंसर हम बोर्ड पे लिखेंगे और समीकरण को आसानी से समझते हुए और लिखते हुए चलेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को कक्षा 11 और कक्षा 12 के केमिस्ट्री और बायोलॉजी की निःशुल्क क्लास यहाँ पर उपलब्ध हो सके और आसानी से आप लोग तक पहुँचता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरह से आप लोगों की 11 और 12 की फुल तैयारी करवाई जाती है और ये तैयारी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए कराया जाएगा। चलिए देखते हैं समीकरण क्या है। पहला समीकरण है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा है ओजोनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा बुटर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं। चौथा बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है। और पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है। तो आसानी के लिए हम समीकरण को पहले समीकरण के भाषा को बोर्ड पर लिखेंगे और समीकरण को समझते हुए चलेंगे। तो पहला अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा गया है और आप लोग लिखना चाहेंगे लिख लेंगे या हम बोल भी रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती यानी ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जब पानी में चूना डालते हैं, पानी में क्या करते हैं, चूना डालते हैं, तो उससे देखिए गैस के रूप में पूरा निकलता है कि नहीं निकलता है, और पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी ये अपक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन है कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्रैक्टिकल के रूप में प्रैक्टिकली क्या है कि जब हम पानी में चीनी डालते हैं, पानी में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो देखोगे वो शरबत बन जाता है। विलयन पहले की अपेक्षा कुछ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब क्या है, अगर उसको पूरा सामान्य ताप पे लाना हो तो गर्म करना पड़ेगा कि नहीं, और गर्म करना पड़ेगा यानी ऊष्मा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्माशोषी अपक्रिया में अपक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है। चलिए देखिए परिभाषा बोर्ड पे लिखा गया है ऊष्माक्षेपी का, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का है वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम नाइट्रोजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 के अनुपात में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो ये क्या होता, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। संतुलित कर देंगे, अमोनिया बन जाएगा। अब जब अमोनिया बन गया तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होगा तो तीर के बाद प्लस लगकर लिखा जाएगा। क्या लिखकर लिखा जाएगा, प्लस लिखकर। जैसे यहाँ पर 23.4 किलो कैलोरी 23.4 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया में कि जब हम नाइट्रोजन ले लें
और ऑक्सीजन ले लें, यानी जब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब क्रिया करती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी NO बनाएगा। अब यहाँ पर लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलाते हैं तो NO नहीं बनता है। NO बनाने के लिए इसको गर्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है यानी उष्मा देनी पड़ती है। तो कितनी देनी पड़ती है, यहाँ माइनस रख के लिखा जाएगा 43.2 किलो कैलोरी। अब ध्यान देना, यदि अब पहचान क्या है कि जब तीर, अगर पहचान पूछा जाए, पहचान में क्या है, पहचान में यदि तीर के बाद प्लस लिखकर लिखा जाएगा तो वो उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, और यदि तीर के बाद माइनस लिखकर लिखा जाएगा तो माइनस माने ऋण, यानी उसकी उष्मा की आवश्यकता है, तो वो किस में क्या रहेगा, उष्मा शोषी अपक्रिया। या इस माइनस को जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं तीर के बाद प्लस तो उष्मा क्षेपी, और तीर के पहले प्लस तो उष्मा शोषी। इस प्रकार उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, ओजोनीकरण पे टिप्पणी लिखिए। तो इसका परिभाषा क्या है कि जब ओजोन का सूत्र होता है O3, जब ओजोन एथिलीन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है तो यह क्रिया ओजोनीकरण कहलाती है। एथिलीन किससे क्रिया करेगा, ओजोन से, तो क्या बनाएगा, ओजोनाइड, तो ये क्रिया कहलाएगी ओजोनीकरण। या एक इसको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ओजोनी अपघटन। क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन। तो समीकरण में परिभाषा में क्या है कि जब ओजोन एथिलीन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है, जब ओजोन एथिलीन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है तो उसे ओजोनीकरण कहते हैं। देखिए जैसे एथिलीन का सूत्र क्या होता है, एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन है, एल्कीन के अंतर्गत आता है। तो एथिलीन को थोड़ा हम इस प्रकार लिख दें, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका ओजोन का सूत्र होता है O3 से क्रिया कराएंगे यानी गर्म करेंगे। तो ध्यान देना, कार्बन ये है कार्बन, इससे 2H जुड़ा है और 2 बंध लगाने 4 बैलेंसी होती है। तो इसको थोड़ा हम इस प्रकार लिख दें, देखिए C हो गया, H2 हो गया, CH2 है, फिर C हो गया, H2 हो गया। और ध्यान देना ये C से एकल बंध द्वारा जोड़ दिए, एक बंध हटा दिए। अब देखिए 2 1 3 बंध हुआ, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए एक O और ये दूसरा O, इसी का नाम है एथिलीन ओजोनाइड। क्या नाम है, एथिलीन ओजोनाइड। इस प्रकार यानी जब हम एथिलीन को जब एथिलीन को किसके साथ, ओजोन के साथ, ओजोन भी ऑक्सीजन का त्रिक परमाणु गैस है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का त्रिक परमाणु, 3 परमाणु है ना, त्रिक परमाणु के गैस है। तो जब एथिलीन ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है तो इसी को हम कहते हैं ओजोनीकरण, या जो यौगिक बनेगा इसका नाम होगा एथिलीन ओजोनाइड। अब देखिए अगला परिभाषा क्या है, अगला है बुटर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा वाला है बुटर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि जब, देखिए तीसरा बता रहे हैं, जब एल्किल हैलाइड, क्या एल्किल हैलाइड को हम कहते हैं RX। क्या कहते हैं, RX। जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करती है, किससे क्रिया करती है, सोडियम से क्रिया करके एल्केन बनाती है। क्या बनाती है, एल्केन बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बुटर्ज अपक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बुटर्ज अपक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा हो गया।
उसे बुटर्ज अपक्रिया कहते हैं। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब एल्किल हैलाइड यानी RX सोडियम धातु के साथ यानी Na सोडियम से क्रिया करके क्या बनाती है, एल्केन। एल्केन मतलब डबल R यानी एल्केन बनाती है तो उसे बुटर्ज अपक्रिया कहते हैं। समीकरण देखिए, जैसे लिख दिया जाए RX, क्या लिख दिया जाए RX, ये सोडियम धातु से क्रिया करेगा यानी Na से क्रिया करेगा। तो ध्यान देना, हमको एल्केन बनाना है और एल्केन में जब दो R आपस में मिलेंगे तभी एल्केन बनेगा। तो यहां से फिर हम ये लिखते हैं X और R। देखिए RX RX, थोड़ा उल्ट आसानी के लिए सीधा करके लिख दिए हैं। अब यहां से देखिए, यहां से ये निकाल दीजिए, यहां 2x है तो 2Na लिख दीजिए और फिर R से R क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी R बन गया और प्लस 2NaX बन गया। इसका नाम है क्या, एल्केन। नाम क्या है, एल्केन। और इसका नाम है सोडियम हैलाइड। नाम क्या है, सोडियम हैलाइड। देखिए एल्केन बन गया, सोडियम हैलाइड बन गया। और ये क्या था, एल्किल हैलाइड। ये क्या लिखा है, एल्किल हैलाइड। इसको आसानी के लिए हम R के स्थान पे लिख देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, R के स्थान पे लिख दें CH3 और X के स्थान पे Cl। ये जो X होता है, इस X के स्थान पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन X के स्थान पे लिख सकते हैं। और R के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7। ये सब किसके स्थान पे हो सकता है, R के स्थान पे हो सकता है। तो R के स्थान पे CH3 लिख दिए, Cl लिख दिए और फिर यहाँ से 2Na ले लेंगे और फिर लिखेंगे CH3 Cl। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए एक Cl 2Na यानी 2NaCl बन गया, 2NaCl। और फिर क्या बचा, CH3 ये CH3 और इसका नाम है क्या, एथेन। नाम क्या है इसका, एथेन। और ये क्या है, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र है ना, ये है सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार ये कौन सी अपक्रिया हो गई, बुटर्ज अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो गई, बुटर्ज अपक्रिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरा बताते हैं। इस प्रकार अब अगली अपक्रिया है बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया। क्या है, तो इसका परिभाषा है कि जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, कि जब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एरिल एल्किल यौगिक बनता है, जिसे बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब एरिल हैलाइड माने बंद कार्बनिक यौगिक श्रृंखला और एल्किल हैलाइड मतलब खुली कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला। चलिए देखते हैं, समीकरण परिभाषा लिखा गया है कि वह अपक्रिया जिसमें एक एरिल हैलाइड तथा एक एल्किल हैलाइड सोडियम से क्रिया करके एरिल एल्किल बनाते हैं तो उसे बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना है, दो चीज आया है, एरिल हैलाइड यानी ARX, एल्किल हैलाइड यानी RX। किससे क्रिया करेगा, सोडियम धातु से। किसके उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। ईथर की क्या है, उपस्थिति में। अब ध्यान देना, एरिल मतलब जहां एयर, इसका होता है C6H5। एरिल मतलब क्या होता है, C6H5 और X मतलब क्या ले ले, Cl। और R मतलब लिख सकते हैं CH3 या भी पीछे बताया गया C2H5, ऐसा भी लिख सकते हैं। और X मतलब क्या हो गया, Cl। अब देखिए C6H5 प्लस CH3 Cl और प्लस यहाँ का क्या हो गया, Na। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। और जब ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक Cl इस 2Na के साथ मिलकर बना लेगा क्या, 2NaCl। और फिर अब बचा क्या है, देखिए C6H5
C6H5 और यहाँ से क्या बचा है CH3। इसी का नाम है मेथिल बेंजीन। क्या नाम है? मेथिल बेंजीन। या ध्यान देना इसी का नाम क्या है? एरिल हैलाइड। देखिए एरिल एल्किल, एरिल माने हो गया C6H5 और एल्किल मतलब हो गया CH3, यानी एरिल एल्किल यौगिक बन गया। नाम क्या रहेगा? C6H5 है तो बेंजीन और CH3 है तो मेथिल, यानी मेथिल बेंजीन। इस अपक्रिया का हो गया बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया। यह अपक्रिया कौन सी हो गई? बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया। इस प्रकार अंतिम प्रश्न है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है? तो इसका डेफिनेशन है कि जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ, जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, मेथिल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? टॉलुइन प्राप्त होता है, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। भाषा बोर्ड पे लिखा गया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, यानी जब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथिल बेंजीन या इसी का दूसरा नाम क्या है? टॉलुइन प्राप्त होता है। जैसे बेंजीन, देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, या इसका संरचना जो बनता है इस प्रकार बनता है। देखिए इसका संरचना किस प्रकार बनता है? इस प्रकार। ये हो गया बेंजीन, यानी प्रत्येक कोने, देखिए प्रत्येक यहाँ प्रत्येक कोने पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अब बेंजीन को मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब जब गर्म करेंगे, ध्यान देना, यहां से एक H निकाल दो तो क्या बचेगा? C6H5। चलिए लिखिए C6H5, और जो H निकाले हैं उस H के स्थान पे कुछ आएगा कि नहीं? तो इस Cl को लाकर यहां जोड़ दो, इस CH3 को लाकर यहां पर जोड़ दो, तो यहां पर जुड़ गया CH3। अब ध्यान देना जो H निकला है एक Cl बचा है, इस Cl के साथ मिलकर बनाएगा क्या? यह Cl। इसी का नाम है क्या? टॉलुइन। क्या नाम है? टॉलुइन। अब देखना यहाँ बेंजीन को इस तरह अगर दिखाना हो CH3Cl तो क्या होगा? ये बेंजीन रिंग है, एक H यहाँ से निकाल देते हैं तो ये बेंजीन रिंग बना लीजिए। बेंजीन रिंग हो गया, एक H निकला तो यहाँ पर आकर जुड़ गया CH3, और जो H निकला वो Cl के साथ मिलकर बनाया क्या? HCl, और इसी का नाम है टॉलुइन। यानी जब बेंजीन के सिर पे सवार कौन? CH3। जब बेंजीन के सिर पे सवार CH3 तो उसका नाम क्या होता है? टॉलुइन। इस प्रकार ये 11 कक्षा 11 और 12 के 5 इंपॉर्टेंट समीकरण हो गए। अब यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कक्षा 11 और कक्षा 12 के फ्री क्लासेज आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।